नई सुबह की नई किरण के साथ आप सभी साथियों को हमारा नमस्कार। यह एक रेलवे से संबंधित ज्ञानवर्धक पोस्ट है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसे पार्ट्स में बनाया गया है। कम समय में बेहतर जानकारी दी जाए इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। साथियों, मालगाड़ी या ट्रेन हम सभी ने देखी है। एक मालगाड़ी या ट्रेन बहुत सारे डब्बे या कोचेस से मिलकर बनी है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये डब्बे एक दूसरे से एक विशेष डिवाइस द्वारा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, जिसे हम सीबीसी कहते हैं। हम बात करेंगे आज एलएचबी कोचेज की और जिसमें लगा रहता है एआरएच टाइप सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर। इस वीडियो में हम देखेंगे कपलर क्या है, कपलर के प्रकार, सीबीसी के विभिन्न पार्ट्स, कपलिंग और अनकपलिंग का प्रोसीजर व सावधानियां। कपलिंग ठीक प्रकार से हुई है तो इसकी जांच कैसे करेंगे, सीबीसी की गेजिंग कैसे करते हैं, सीबीसी की मेंटेनेंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। सीबीसी का एंटी क्रीप प्रोटेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं देखेंगे व समझेंगे। सीबीसी से संबंधित विभिन्न पैरामीटर्स, ट्रेन पार्ट होने पर कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने चाहिए और बहुत कुछ इसमें देखेंगे। सीएनडब्ल्यू साथियों के लिए एक बहुत खास वीडियो है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सीबीसी क्या है। सेंटर बफर कपलर एक यांत्रिक उपकरण है जो दोनों सिरों पर हेडस्टॉक पर लगाया जाता है। एक ट्रेन बनाने के लिए एक रोलिंग स्टॉक को दूसरों के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलर्स। नंबर 1, स्क्रू कपलिंग, आईआरएस टाइप कपलिंग। 4 व्हीलर वैगन्स में व एनहांस्ड स्क्रू कपलिंग हमारे आईसीएफ के कन्वेंशनल कोचेज में यूज होते हैं। इसके बाद है सीबीसी सेंटर बफर कपलर ईवाएफ टाइप, सभी गुड्स वैगन्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक बफर कपलर जो कि मीटर गेज कोचीज में यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लैकलेस ड्रॉबार जिन्हें बीएलसी वैगन्स में यूज किया जाता है। सेमी परमानेंट कपलर, शैको कपलर, डेमो ईम्यू स्टॉक में इन्हें लगाया गया है। एएआर एच टाइप टाइट लॉक कपलर, यह आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है जो एलएचबी कोचेस में यूज होती है। एएआर एच टाइप और ए टाइप कपलिंग, मेनली इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजिशन कपलिंग, ऐसे सेंटर बफर कपलर जिसके साथ एक बेबी स्क्रू कपलिंग भी लगी रहती है जो मुख्यतः इंजन और पावर कार में लगी रहती है। पावर कार में इसे मॉडिफाइड कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे हम जानेंगे सेंटर बफर कपलर के क्या फायदे हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीबीसी। सीबीसी के मुख्य लाभ, कोच या वैगन का कपलिंग और बफिंग गियर दोनों एक साथ केंद्र में स्थित हैं। कोच या वैगन के बीच कपलिंग क्रिया ऑटोमेटिक है, संचालन के लिए अधिक सुरक्षित है। यदि किसी कारण से लीडिंग वैगन या कोच पटरी से उतर जाता है तो सीबीसी अगले वैगन को पटरी से उतरने से रोकता है। हॉलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, रखरखाव लागत पारंपरिक ड्रॉ गियर से कम है। पटरी से उतरने या दुर्घटना की स्थिति में एंटी क्लाइंबिंग सुविधा। ब्रेकिंग के दौरान कोचों में कम झटके। इंपैक्ट के दौरान बफर्स के इंटरलॉकिंग की संभावना समाप्त हो गई है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटर बफर कपलर इस प्रकार हैं। कपलर हेड, नकल पिन, सपोर्टिंग पिन, स्प्लिट पिन, गार्ड आर्म, अलाइनिंग विंग पॉकेट, लॉक, नकल थ्रोअर, टॉगल, रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली, रोटरी लीवर और रिवेट, लॉक लिफ्टर रिब, स्लाइडिंग रॉड, ऑपरेटिंग रॉड, सीबीसी अनकपलिंग हैंडल, हैंडल ब्रैकेट, सीबीसी हैंडल लॉक, सीबीसी बॉडी शैंक वेयर प्लेट, सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस, सीबीसी हेडलेस पिन, बेस प्लेट फॉर सीबीसी पिन, ड्राफ्ट गियर सपोर्ट प्लेट, बेबी स्क्रू कपलिंग, क्लेवर्स और इट्स हैंडल इन ट्रांजिशन कपलिंग। प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं कोच पर। सामने ये सीबीसी है, कपलर हेड दिखाई दे रहा है। यह नकल है जो कि सीबीसी का सबसे कमजोर पार्ट है। कपलर हेड पर नकल पाइवट पिन है जो कि कपलर हेड को नकल से जोड़ती है। स्पोर्टिंग पिन एंड वॉशर, स्प्लिट पिन। गार्ड आर्म या हॉर्न, अलाइनिंग विंग पॉकेट, टॉगल लॉक नीचे से टॉगल में फिट किया गया है। नकल टेल शेल्फ, ये सीबीसी लॉक है जो नकल सीट पर बैठने पर नकल को खुलने नहीं देता और सीबीसी को बंद अवस्था में रखता है। सामने सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस है जिसमें ये कंप्रेशन स्प्रिंग लगे हैं। सीबीसी शैंक या बॉडी, स्लाइडिंग रॉड ग्लाइड, ऑपरेटिंग रोड, सीबीसी हैंडल लॉक, अनकपलिंग हैंडल, रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली, लॉक लिफ्टर पिन, रिब्स, टॉगल जो रोटरी लॉक लिफ्टर से कनेक्ट है। टॉगल में होल है जिसमें सीबीसी लॉक फिट किया गया है। ये लॉक है।
जब सीबीसी मैनुअल अनकपलिंग हैंडल को ऊपर उठाते हैं तो टॉगल नकल टेल के पीछे की ओर जाता है और लोक को ऊपर उठने देता है। स्लो मोशन में देखते हैं, नीचे से टॉगल बाहर आता है, जहां लोक फिट है वहां पर घूमता है और ऊपर से टॉगल अंदर की तरफ जाता है। टॉगल का डिजाइन ऐसा है कि यदि चलती ट्रेन में झटकों के कारण लॉक ऊपर उठता है तो टॉगल नकल टेल के नीचे अटक कर लॉक को पूरी तरह ऊपर नहीं उठने देता और हमारा सीबीसी लॉक रहता है। सीबीसी शैंक या कपलर बॉडी एक हेडलेस पिन द्वारा ड्राफ्ट गियर से जुड़ा रहता है। ड्राफ्ट गियर कोच के अंडरफ्रेम में बनी पॉकेट में 2 वेजेस से फिट किया जाता है। ये सीबीसी पिन सपोर्टिंग प्लेट है और यह ड्राफ्ट गियर सपोर्टिंग प्लेट है। इस प्लेट के दोनों ओर बीडीजी को फिट करने वाले 2 वेज ब्लॉक एलएचआरएच बोल्ट लगे हैं और दोनों पर 2 लोक की भी लगी रहती है। सपोर्टिंग प्लेट व उस पर लगे M16x60 के नट बोल्ट्स को मेंटेनेंस के दौरान उनके ढीला होने की स्थिति को अच्छी तरह चेक करते रहना चाहिए। बाहर निकलते हैं। यहाँ कपलर हेड के नीचे जहां रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली लगी है, इन्वर्टेड वी की शेप में एक टेल रिसेस है। सीबीसी के लॉक होने सही लगे होने की स्थिति में आर पार दिखाई देती है। दोनों सीबीसी कनेक्ट होने पर एक लॉक पिन या टर्शरी पिन एक होल में डाल दिया जाता है और वायर द्वारा भी बांध दी जाती है ताकि रास्ते में अपने आप सीबीसी खुलने की गुंजाइश ही ना रहे। आइए अब इन फिगर्स के जरिए विभिन्न पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे मुख्य सब असेंबली, टाइट लोक, कपलर हेड, सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस, ड्राफ्ट गियर और मैनुअल अनकपलिंग हैंडल आदि को फिगर में दिखाया गया है। नकल पिन का नया साइज 41 mm व कॉन्डम साइज 38 mm है। वह विभिन्न पार्ट्स कैसे एक दूसरे से लगे रहते हैं उनको दर्शाया गया है। ये अलाइनिंग विंग पॉकेट व गार्ड आर्म है। ये सपोर्टिंग डिवाइस है जिसमें कंप्रेशन स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। इसमें M16x125 के स्पेशल बोल्ट लगे रहते हैं। ये डिवाइस M2050 के 4 बोल्ट से फिट होता है जिन्हें 450 ± 50 न्यूटन मीटर पर टाइट किया जाता है। ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल असेंबली है। हैंडल असेंबली एक ब्रैकेट पर M1650 के नट बोल्ट से फिट होता है। ये सीबीसी लॉक है और इसमें M8 के एलेन बोल्ट लगाया गया है जिसमें 6 mm एलेन की लगती है। ये सब असेंबली कोच के अंदर फ्रेम हेडस्टॉक में 2 ब्रैकेट्स के जरिए फिट किया हुआ रहता है। एक ब्रैकेट में 2 M16x50 व 2 M12x50 के नाइलॉक नट बोल्ट लगे हैं। ये ड्राफ्ट गियर है। इसके विभिन्न पार्ट्स को दर्शाया गया है जिन्हें फिगर में अच्छी तरह समझा जा सकता है। ड्राफ्ट गियर ट्रैक्शन एवं ब्रेकिंग दोनों ही परिस्थितियों में झटकों को कम करने में कार्य करता है। इसके लिए इसमें इलास्टोमेरिक पैड लगे हैं। बीडीजी कैसे पॉकेट में फिट रहता है दिखाया गया है। ये बैलेंस ड्राफ्ट गियर है और फ्रंट सपोर्टिंग प्लेट व ड्राफ्ट गियर सपोर्टिंग प्लेट इसमें देख सकते हैं। रिस्ट्रिक्टर ये रैक के सिरे वाले कोच के सीबीसी पर लगाया जाता है, जैसे पावर कार या एसएलआर की सीबीसी में। इंजन में एच टाइप टाइट लॉक कपलर न होने के कारण यह इसके वर्टिकल मूवमेंट को रोकता है। मैचिंग सीबीसी में उनकी हाइट्स में 65 mm से ज्यादा का अंतर है तो ऐसे ऑन रूट में अनकपल होने की संभावना रहती है और इसको रोकने के लिए ही रिस्ट्रिक्टर का प्रयोग किया गया है। लेकिन आजकल बहुत सारे इंजन्स में एच टाइप टाइट लॉक कपलर का प्रावधान कर दिया गया है। अब बात करते हैं सीबीसी के मुख्य पैरामीटर्स व नट बोल्ट्स की। वेयर ऑफ कंपोनेंट्स। नकल नोज वेयर maximum 9.5 mm. Shank wear plate, new 6 mm, condemned 1 mm. Knuckle pin, new 41 mm, condemned 38 mm. Clevis pin, new 38 mm, condemned 36 mm. Striker casting, new 8 mm, condemned 6 mm. If buffer height difference is more than 65 mm, there is chances of uncoupling of knuckles. Height of supporting device including wear plate equals 187.5 mm. आगे है gathering range of couplers. Horizontal equals जोड़ या घटाव 110 mm. Vertical equals जोड़ या घटाव 90 mm. Allowable angle of deflection for CBC. Horizontal equals जोड़ या घटाव 17 डिग्री. Vertical equals जोड़ या घटाव 7 degrees. Maximum CBC height under tear condition equals 1105 mm. Permissible CBC height under tear condition equals 1090 mm. Permissible CBC height under loaded condition equals 1030 mm. Maximum projection of side buffers equals 650 mm. अब विभिन्न नट्स और बोल्ट्स और उनकी टॉर्क वैल्यू के बारे में जानकारी लेते हैं। बोल्ट्स फॉर सपोर्टिंग डिवाइस फिटमेंट M20x50 टॉर्क 450 जोड़ या घटाव 50 न्यूटन मीटर 4 नंबर्स।
स्पेशल बोल्ट यूज्ड इन सपोर्टिंग डिवाइस कंप्रेशन स्प्रिंग्स। M16 गुना 125 3 या 4 नंबर। मैनुअल अनकपलिंग हैंडल माउंटिंग ब्रैकेट बोल्ट्स एंड नट। M16 गुना 50। टॉर्क 170 न्यूटन मीटर 4 नंबर्स। ब्रैकेट बोल्ट्स। M12 गुना 50 4 नंबर्स। हैंडल लॉक एलन बोल्ट जिसमें L की 6 मिलीमीटर्स की लगती है। M8 गुना 30 2 नंबर। CBC पिन सपोर्टिंग प्लेट नट और बोल्ट। M16 गुना 60 टॉप 200 न्यूटन मीटर 6 नंबर्स। ड्राफ्ट गियर सपोर्ट प्लेट नट और बोल्ट। M16 गुना 60 टॉप 200 न्यूटन मीटर 8 नंबर। AAR H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर वाले कोच की पहचान। कोच के सिरे पर साइड पैनल पर पीली पट्टी का होना। कोच नंबर के अंत में C लिखा होना। आगे है CBC को गेज से कैसे चेक करते हैं। ये CNW साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फॉलोइंग 6 नंबर्स आफ्टर गेजेस। 1. अलाइनिंग विंग लिमिट गेज। 2. कॉन्टोर मेंटेनेंस गेज। 3. कॉन्टोर कंडेमिंग लिमिट गेज। 4. वर्टिकल हाइट कंडेमिंग लिमिट अलाइनिंग विंग पॉकेट एंड गार्ड आर्म गेज। गो गेज। 5. नो गो गेज। 6. नकल नोज वेयर और स्ट्रेच लिमिट गेज। यहां CBC को चेक करने वाली सभी 6 गेजेस उनके नाम के साथ दिखाई गई हैं। एक एक करके गेज को लगाकर के देखते हैं। कंटूर रखरखाव गेज संख्या 31000 APTA। ये पास थ्रू गेज है। कंटूर रखरखाव गेज का उपयोग कंटूर की करेक्टनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। गेज को नकल को पूरी तरह से बंद और लॉक करके समोच्च से गुजरना चाहिए। साथ ही गेज को कपलर हेड के फ्रंट फेस पर बैठाना चाहिए। यदि गेज कपलर के फ्रंट फेस पर नहीं बैठता है तो कपलर के फ्रंट फेस पर अत्यधिक घिसाव होता है या नकल स्ट्रेच्ड हो जाता है। ऐसे में नकल को हटाकर और नकल नोज वियर गेज का उपयोग करके नकल का निरीक्षण करें। जो गैप गेज APTA गेज कंटूर स्लैक जिसकी सीमा 3/8 इंच निर्धारित की गई है की सीमा का निरीक्षण करने के लिए कंटूर कंडेमिंग लिमिट गेज का उपयोग किया जाता है। कॉन्टोर सेलेक्टिव लिमिट का निरीक्षण करने के लिए नकल को बंद करें और फिर नकल के स्लैक को अपनी ओर खींचें। गेज को कपलर हेड के सामने वाले हिस्से और खींचे हुए नकल के फेस के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। यदि गेज पास हो जाता है तो नकल को हटा दें और वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज। गो गेज। वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज का उपयोग कपलर हेड की अलाइनिंग विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म की अत्यधिक विकृति डिस्टॉर्शन और वर्टिकल हाइट का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, गेज को विंग पॉकेट में गुजरना स्लाइड करना चाहिए और गार्ड आर्म के ऊपर से गुजरना चाहिए। यदि गेज पास नहीं होता है तो विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म में वर्टिकल डिस्टॉर्शन है। ऐसे में कपलर को हटाएं और बदलें। वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज। नो गो गेज। वर्टिकल हाइट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म के लिए यह एक नो गो गेज है। इसका भी उपयोग कपलर हेड की अलाइनिंग विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म की अत्यधिक विकृति डिस्टॉर्शन और वर्टिकल हाइट का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, गेज को विंग पॉकेट में गुजरना स्लाइड करना नहीं चाहिए और गार्ड आर्म के ऊपर से गुजरना नहीं चाहिए। यदि गेज पास हो जाता है तो विंग पॉकेट और या गार्ड आर्म में वर्टिकल डिस्टॉर्शन है। ऐसे में कपलर को हटाएं और बदलें। इससे आगे देखते हैं नकल नोज वेयर एंड स्ट्रेच लिमिट गेज आफ्टर गेज। नकल नोज वेयर एंड स्ट्रेच लिमिट गेज को यहाँ दिखाया गया है। इसमें नकल को कपलर से बाहर निकालकर चेक करना होता है। जैसा कि दिखाया गया है, गेज को सही से लगाकर सुनिश्चित करें कि गेज के A, B और C पॉइंट्स नकल पर बैठते हैं, स्पर्श करते हैं और पॉइंट टच नहीं करता है या 1/4 इंच से अधिक क्लियर है तो नकल ठीक है। यदि A, B, C बिंदु स्पर्श नहीं करते हैं या ठीक से क्लियर नहीं होते हैं या बिंदु D स्पर्श करता है तो नकल को बदल दें। अब आगे देखते हैं कपलर विंग लिमिट इंस्पेक्शन गेज। अलाइनिंग विंग लिमिट गेज APTA गेज। अलाइनिंग विंग लिमिट गेज का उपयोग कपलर हेड के गार्ड आर्म की अत्यधिक विकृति का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गेज को कपलर हेड और पिवट लग के सामने की ओर बैठना टच करना चाहिए और इंटरलॉकिंग लग गार्ड आर्म फेस और लेटरल अलाइनिंग विंग सरफेस के आसपास सभी बिंदुओं पर स्पष्ट होना चाहिए। यदि गेज उचित स्थानों पर नहीं बैठता है या क्लियर है तो सामने वाले हिस्से और पिवट लग पर अत्यधिक घिसाव हो गया है या गार्ड आर्म या इंटरलॉकिंग लग में विकृति है।
ऐसे में कपलर को हटा दें और बदल दें। General technical data related to CBC. आगे है कपलिंग और अनकपलिंग प्रोसीजर ऑफ CBC कोचेस। शंटिंग मेंटेनेंस स्टाफ के लिए कुछ जरूरी हिदायतें। बिना किसी कारण के अनकपलिंग डिवाइस को ना छेड़े। ड्राफ्ट गियर और हेडलेस पिन की सपोर्टिंग प्लेट पर लगे सभी नट बोल्ट की प्रॉपर टाइटनेस को हमेशा इंश्योर करें। कभी भी नकल, कपलर हेड, लॉक व एंटी क्रीप असेंबली पर तेल या ग्रीस ना लगाएं। सपोर्टिंग डिवाइस रेस्ट प्लेट, इसमें लगे नट बोल्ट, वियर प्लेट और इसमें कोई स्प्रिंग टूटा तो नहीं है, चेक करें। कपलिंग प्रोसीजर, कोचेस को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। ये दोनों जुड़ने वाली CBC की गैदरिंग रेंज दिखाई गई है। कपलन प्रोसीजर, कपलन मतलब कोचेस को जोड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार है। वाहनों को धीमी गति लगभग 2 से 3 किलोमीटर घंटा से एक दूसरे के पास लाएं। वाहनों को एक दूसरे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर रोकें। कपलर सेंटर की सीध और स्थिति की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो कपलर्स को मैन्युअल रूप से खींचकर रेंज या सीध में लेकर आएं और सुनिश्चित करें कि वे गैदरिंग रेंज के भीतर हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। कम से कम रेक के 5 डिब्बों में पहले से ही ब्रेक लगे हो। अब बगल वाले ब्रेक वाले डिब्बे से जुड़ने के लिए वाहन को धीरे धीरे लगभग 3 किलोमीटर घंटा धकेलें। प्रॉपर कपलन के लिए स्पष्ट बताने वाले टेल टेल चिन्ह की खाली स्थिति की जांच करें। रोटरी लॉक लिफ्ट पर बने रीब सीधी अवस्था में हो। रोटरी लॉक लिफ्ट लीवर की पिन दिखाई देनी चाहिए। इंजन से खींची लगाकर प्रॉपर कपलन होना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि मैन्युअल अनकपलिंग डिवाइस का हैंडल वर्टिकल अवस्था में हो और कपलन के बाद इसे लॉक कर दे। कपलन के बाद दी गई टर्शरी लॉकिंग पिन व्यवस्था की लॉकिंग सुनिश्चित की जानी है। CBC हैंडल टर्शरी पिन को वायर से सिक्योर कर दे। अनकपलिंग प्रोसीजर यानी कोच को अलग करना। दी गई टर्शरी लॉकिंग पिन व्यवस्था का अनलॉकिंग पहले सुनिश्चित करना होगा। तब विशेष की के द्वारा लॉकिंग स्क्रू को घुमाकर हैंडल को अनलॉक करें। हैंडल को उठाएं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्षैतिज स्थिति न्यूनतम 90 डिग्री में घुमाएं और इसे ढीला करें। इंजन डिब्बों को पीछे खींचे और अलग करें। यदि अलग नहीं हुए हैं तो अनकपलिंग डिवाइस को क्षैतिज स्थिति में पकड़ें। अनकपलिंग से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि कपलर्स पर कोई तन्य भार यानी खिंचाव नहीं है और अनकपलिंग लीवर घूमने के लिए काफी स्वतंत्र है। इस तरह से इंजन या डिब्बे अलग हो जाते हैं। Next is points to check for proper coupling of CBC couplers यानी कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी कपलन प्रॉपर हुई है या नहीं। प्रॉपर कपलिंग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करनी चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं, कपलर हेड के नीचे बना टेल टेल रिसेस क्लियर होना चाहिए। रोटरी लॉक लिफ्ट रिब वर्टिकल हो। पॉइंट 3, मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का लॉकिंग स्क्रू लॉक स्थिति में होना चाहिए। यह अनजाने में मैनुअल अनकपलिंग को रोकने के लिए है। लॉक लिफ्ट लीवर की पिन पर लगा येलो मार्क विजिबल होना चाहिए। रास्ते में CBC ना खुले। इसके लिए क्या करें? जहां कपलर हेड के नीचे एक टर्शरी पिन का प्रावधान किया गया है, इसको अपनी प्रॉपर जगह लगाकर लॉक में घुमा दे। टर्शरी पिन और CBC हैंडल को वायर से सिक्योर कर दे ताकि रास्ते में किसी प्रकार से भी CBC नकल खुलने की गुंजाइश ही ना रहे। इंजन की CBC के साथ लगने वाले कोच की CBC के ऊपर रिस्ट्रिक्टर लगा हो। मेंटेनेंस ऑफ सेंटर बफर कपलर। This will be covered as per latest maintenance manual version July 22। इस चार्ट में विभिन्न मेंटेनेंस शेड्यूल की फ्रीक्वेंसी और कपलर की पोजीशंस दिखाई गई है। D1, D2 और D3 शेड्यूल रेक में ही कपल्ड पोजीशन में होंगे और सभी शॉप शेड्यूल अनकपल्ड पोजीशन में होंगे। तो चलिए D1 ट्रिप शेड्यूल। 1. कपलर हेड में किसी प्रकार के डैमेज के लिए इसका विजुअल निरीक्षण करें। 2. कपलर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की जांच करें और दिए गए टर्शरी लॉक पिन व्यवस्था की क्षति, ढीले बोल्ट आदि के लिए चेक करें। 3. प्रॉपर कपलिंग सुनिश्चित करने के लिए टेलटेल रिसेस की जांच करें। 4. कपलर करियर सहायक उपकरण और उसके स्प्रिंग का क्रैक और टूटने के लिए निरीक्षण करें। 5. ढीले टूटे गायब नट बोल्ट, स्प्लिट पिन और फ्रंट करियर प्लेट की स्टिफनर प्लेट का विजुअल निरीक्षण करें। 6. टर्शरी लॉकिंग पिन यदि लगाई गई है तो कि उचित लॉकिंग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है D2 शेड्यूल। इसमें है D1 शेड्यूल के सभी आइटम, सहायक उपकरण और मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस के विथ स्लाइड वाले क्षेत्र पर ग्रीस लगाएं। अगला चरण D3 शेड्यूल है। इसमें है D2 शेड्यूल के सभी आइटम। 1. कपलर हेड बॉडी के नंगे स्टील क्षेत्रों को मोली कोट D3-2-1R या समकक्ष ड्राई स्प्रे से कोट करें। 2. फ्रंट करियर प्लेट की स्टिफनर प्लेट की मोटाई और जंग की जांच करें। यदि कमी 4 mm से अधिक पाई जाती है तो इसे बदल दिया जाना चाहिए। 3. रोटरी असेंबली में एक्सेस गैप की जांच करें और सुधारात्मक कार्रवाई करें। अब आगे है शॉप शेड्यूल नंबर 1 SS1।
शेड्यूल D3 के सभी आइटम जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। प्लस शॉप शेड्यूल 1 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। 1. गेज द्वारा कपलर असेंबली का निरीक्षण, इसे पहले भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। क. कंटूर मेंटेनेंस गेज द्वारा नकल कंटूर की जांच। ख. कंटूर विंग लिमिट गेज द्वारा कंटूर की जांच। ग. विंग लिमिट गेज और गार्ड आर्म डिस्टॉर्शन गेज द्वारा अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म के डिस्टॉर्शन की जांच। घ. विंग पॉकेट और गार्ड आर्म की वर्टिकल हाइट, अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज द्वारा अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म की वर्टिकल हाइट की जांच। ई. अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म के घिसाव की जांच वर्टिकल हाइट कंटमिंग लिमिट अलाइनिंग विंग पॉकेट और गार्ड आर्म गेज द्वारा की जाएगी। एफ. नकल नोज वियर और स्ट्रेच लिमिट गेज द्वारा नकल नोज वियर और स्ट्रेच लिमिट की जांच करना। 2. कपलर के झुकाव का विजुअल निरीक्षण व सुधारात्मक कार्रवाई करना और सपोर्टिंग डिवाइस की ऊंचाई समायोजित करना, जिसे 187 जोड़ी या घटाव 2 mm पर रखा जाना चाहिए। 3. कपलर बॉडी वियर प्लेट के अत्यधिक घिसाव की जांच करना। 4. फ्रंट करियर प्लेट की स्टिफनर प्लेट की मोटाई जन की जांच करना। यदि कमी 4 mm से अधिक पाई जाती है तो इसे बदल दिया जाना चाहिए। 5. एंटी क्रीप प्रोटेक्शन का निरीक्षण करना। 6. अतिरिक्त एंटी क्रीप की जांच करना। 7. रेल स्तर से कपलर की ऊंचाई 1090 से 1105 मिलीमीटर मापना, संदर्भ बिंदु नकल का वर्टिकल सेंटर। 8. जंग और धूल के लिए कपलर हेड और इसकी सब असेंबली की सफाई करना ताकि यह सुचारू रूप से काम कर सके। 9. कपलर और ऑपरेटिंग रॉड मैकेनिज्म के कार्यात्मक संचालन की जांच। 10. नकल का MPI करना। RDSO के पत्र संख्या MCBL BCBC दिनांक 3 जून 2021 और 18 अगस्त 2021 के अनुसार। 11. नकल की कठोरता की जांच करें, 241 BHN से 291 BHM मैक्सिमम। 12. BDG के वेज बोल्ट की टॉकिंग की जांच करें। 13. अनकपलिंग रॉड, स्लाइड रॉड, रोटरी बार के हैंडल, अनकपलिंग डिवाइस के बाहरी सपोर्ट ब्रैकेट आदि के अत्यधिक घिसाव की जांच करें। सावधानी, नकल लॉकिंग सतह और लॉक आदि जैसे आंतरिक भागों पर स्प्रे न करें। आगे है शॉप शेड्यूल 2 SS2। शॉप शेड्यूल 1 की सभी मदों के अतिरिक्त जो करना है इस प्रकार है। 1. स्फेरोलास्टिक बियरिंग साइलेंट ब्लॉक का निरीक्षण किसी भी क्षति के लिए किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बदल देना चाहिए। 2. नकल और कपलर का MPI। आगे देखते हैं शॉप शेड्यूल 3 में क्या क्या है। शॉप शेड्यूल 2 के सभी आइटम के अतिरिक्त इस प्रकार है। CBC और संबद्ध सहायक उपकरण के सभी भागों को डिसमेंटल करके OEM के मैनुअल के अनुसार ओवरहाल किया जाना है। 1. दरारें, क्षति, विकृतियों आदि के लिए दृश्य निरीक्षण किया जाना है। 2. एंटी क्रीप टेस्ट द्वारा टॉगल, लॉक, लिफ्ट, लीवर असेंबली के वियर की जांच करें। 3. कपलर शैंक वियर प्लेट के वियर की जांच करें। 4. लॉक, नकल के पिवट पिन और नकल सपोर्ट पिन के वियर की जांच करें। 5. ड्राफ्ट गियर रबर इलास्टोमेरिक पैड के नुकसान, दरार और ढीलेपन की जांच करें। फिर नवीनतम OEM सिफारिश के अनुसार बदलें। 6. फाइनल असेंबली और कपलर और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के कार्यात्मक संचालन की जांच करें। चून की रेक के आगे पीछे सिरे वाले कोच पर इंजन लगता है, अतः इस कोच पर लगे CBC हैंडल लॉक को खोलकर CBC ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को अच्छी तरह से देख ले। कपलर को चला कर देखें कि यह ठीक से खुल रहा है और बंद हो रहा है। CBC लॉक या टॉगल पर अंदर किसी प्रकार का ग्रीस या तेल ना लगा हो, देख ले व साफ कर दें। कपलर को बंद करने के बाद नीचे लगी लॉक अपनी सीट पर प्रॉपर्ली बैठ रहा है। टेल रिसेस लॉक होने के बाद क्लियर दिखाई देती है। टेरिसरी पिन को उसके होल के अंदर डालकर घुमाकर लॉक कर दें। पिन को अच्छी तरह जांच ले कि यह कहीं से टूटी या मुड़ी ना हो। कपलर पर लगे रिस्ट्रिक्टर की भी सही से लगे होने की जांच कर ले। अक्सर अंतिम कोच पर ट्रांजिशन कपलन लगी रहती है, इसके कलेविस पिन, कलेविस हैंडल और बेबी कपलन को विजुअली चेक कर ले। बेबी कपलन को कपलर के अंदर डालकर बंद व खोलकर देख ले, किसी प्रकार की रुकावट ना हो। इसकी पिन व थ्रेडेड पोर्शन पर तेल आदि डाल दे ताकि यह सुचारू ढंग से चले। सिरे वाले कोच की CBC हाइट भी माप लें। इसके बाद बेबी कपलन को बाहर निकालकर कपलर को बंद करके बेबी कपलन, हैंडल आदि को अच्छी तरह से सिक्योर कर दें। आगे है एंटी क्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन। साथियों, इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्रीप फेलियर होता क्या है। दोस्तों, किसी पदार्थ का या किसी मैकेनिज्म का धीरे धीरे बाह्य वातावरण के कारण या बाह्य बल के कारण टूट जाना या फेल हो जाना ही क्रीप फेलियर है।
और इस फेलियर से बचाव के लिए जिस वस्तु तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे एंटी क्रीप प्रोटेक्शन वस्तु या मैकेनिज्म बोलते हैं। रेलवे में चलती हुई ट्रेन में धीरे धीरे बाह्य बल के कारण या अन्य किसी कारण से सीबीसी का लॉक का ऊपर उठकर कपलर खुल जाना ही करीब फेलियर है। चलती ट्रेन में कपलर में हमेशा खिंचाव रहता है और ऊपर नीचे झटके लगने के कारण लॉक खुलने की संभावना रहती है। इसी के बचाव के लिए सीबीसी में एक एंटी क्रीप मैकेनिज्म का प्रावधान किया गया है। साथियों, वीडियो में पहले भी बताया है कि सीबीसी के टॉगल का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया है कि यदि लॉक वाइब्रेशंस के कारण या अन्य किसी कारण से ऊपर उठता है तो टॉगल नकल टेल के नीचे अटक जाता है। चूंकि लॉक टॉगल में फिट होता है और वह लॉक को ऊपर नहीं उठने देता और हमारा कपलर खुलने से बच जाता है और ट्रेन पार्ट होने से बच जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हमें इसे खोलना होता है तब सीबीसी हैंडल की मदद से कपलर को खोलने की कोशिश करते हैं तो उस टॉगल के डिजाइन के कारण टॉगल नकल टेल के पीछे की ओर जाकर ऊपर उठ जाता है और लॉक को भी अपने साथ ऊपर उठा देता है, जिससे नकल कपलर खुल जाता है। समय के साथ साथ सीबीसी के पार्ट्स जैसे टॉगल, नकल, लॉक आदि में वेयर एंड टियर के कारण यह एंटी क्रीप प्रोटेक्शन फेल हो जाता है। इसी मैकेनिज्म को चेक करने के लिए हम एंटी क्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन करते हैं कि यह सही काम कर रहा है या फेल है। तो चलिए यह इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है देखते हैं। एंटी क्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। जब कोच रैक से अलग होता है तभी यह टेस्ट किया जाता है। स्टेप 1 में कपलर के सामने खड़े होकर नकल को बंद अवस्था में कर दें और देख ले कि लोग अपनी सीट पर प्रॉपर्ली बैठ गया है। इस टेस्ट को करने के लिए 2 प्राई बार या बड़े स्क्रू ड्राइवर या इस तरह की रोड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 2, एक स्क्रू ड्राइवर को लॉक और नकल टेल शेल्फ के बीच फंसाकर लॉक को ऊपर उठाते हैं। स्टेप 3, लॉक को इतना ऊपर उठाते हैं कि टॉगल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से नकल के नीचे एंगेज कर जाए। जैसा कि देख रहे हैं टॉगल का ऊपरी हिस्सा कर्व्ड शेप में ऊपर उठा हुआ है और नकल टेल के नीचे का मैचिंग सरफेस उसी शेप में दबा हुआ है, जिससे कि टॉगल इसमें अच्छी तरह एंगेज हो जाता है। स्टेप 4, अब एक प्राइबा को कपलर के नीचे जहां लोक लेग है और उसके फ्रंट के बीच प्राइबा डालकर अपनी तरफ नीचे से पूरे जोर से खींचते हैं। प्राइबा का ऊपरी हिस्सा उसे पीछे की तरफ दबाने की कोशिश करता है, यानी टॉगल को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लॉक खुलना नहीं चाहिए, अन्यथा फेल है। स्टेप 5, ऐसा करने से हमारा टॉगल निर्धारित सीमा में एंगेज रहना चाहिए, जैसा कि दिखाया गया है। कम से कम 1/8 इंच अपनी ओर बाहर होना चाहिए। अगर लॉक खुल जाए या टॉगल निर्धारित सीमा में नहीं बैठता है तो हमारा एंटी क्रीप प्रोटेक्शन फेल है। ऐसी अवस्था में टॉगल या नकल या दोनों को बदल दें। स्टेप 6, सही से मेजरमेंट लेने के लिए दिखाया गया है कि टॉगल कम से कम 3/8 इंच नकल टेल में एंगेज रहे। यही एंटी क्रीप प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन है। Points to be checked in the event of train parting. ट्रेन के अलग होने की स्थिति में जांचे जाने वाले बिंदु। 1, ट्रेन नंबर और नाम। 2, ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव डिपो। 3, ट्रेन के अलग होने का सेक्शन और स्थान। 4, शामिल कोच का पीआरओ विवरण। 5, ट्रेन के अलग होने में शामिल सीबीसी का मेक। 6, यदि ट्रेन लोको और कोच के बीच में अलग हो जाती है। ए, बेस शेड के साथ लोकोमोटिव का शेड्यूल विवरण दर्शाया जाना चाहिए। बी, लोकोमोटिव कपलर हेड का प्रकार, चाहे वह ई टाइप हो या एच टाइप। सी, रेल लेवल से कोच की ऊंचाई सीबीसी केंद्र लोडेड और अनलोडेड स्थिति। डी, रेल लेवल से लोकोमोटिव की ऊंचाई सीबीसी केंद्र लोडेड और अनलोडेड स्थिति। ए, वर्टिकल रेस्ट्रिक्टर दिया गया है या नहीं। एफ, एसएलआर पावर कार के ओवरलोडिंग की जांच गेज के साथ प्रारंभिक स्टेशन पर की गई थी या नहीं। लेटर नो, MCLHB कोच दिनांक 26 जुलाई 2010। जी, अंतिम कपलन के समय क्या एसएलआर पावर कार कपलर का नकल खुला था या लोकोमोटिव कपलर का नकल खुला था या दोनों कपलर का नकल खुला था। एच, अंतिम स्टेशन जिसमें लोको को जोड़ा गया था। 7, ट्रेन के विभाजन में शामिल दोनों सीबीसी के नकल्स की लॉकिंग स्थिति, क्या नकल लॉक या खुले पाए गए थे। 8, सीबीसी के लॉक लिफ्ट लीवर की स्थिति जिसमें नकल खुला पाया गया था, क्या लॉक लिफ्ट लीवर पूरी तरह या आंशिक रूप से गिरा था। 9, मैनुअल अनकपलिंग रॉड की लॉकिंग स्थिति, क्या ये लॉक थी। 10, ट्रेन के विभाजन में शामिल सीबीसी में संशोधन का विवरण। 11,
लॉक लिफ्ट लीवर की स्थिति, संकेत चिन्ह, बफर ऊंचाइयों में सापेक्ष अंतर आदि को दर्शाने वाले सीबीसी की तस्वीरें ली जानी चाहिए। 12. उस सेक्शन की स्थलाकृतिक सूचकांक योजना जहां ट्रेन अलग हुई थी। ट्रैक की स्थिति जैसे कमजोर, वक्रता आदि की उपस्थिति। 13. ड्राइवर, गार्ड, ऑपरेटिंग स्टाफ और अधिकारी का बयान जो ट्रेन के अलग होने की स्थिति में शामिल थे। 14. संचालन संबंधी विशेषताएं जैसे सावधानी आदेश, आपातकालीन ब्रेक लगाना या कोई अन्य प्रथम दृष्टया कारण जो ट्रेन के अलग होने में योगदान दे सकता है। 15. कोई अन्य कारक जो सीबीसी के खुलने में योगदान दे सकता है। 16. क्या कपलन के समय कोई कठिनाई देखी गई थी? सभी संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों को इस चेकलिस्ट से अवगत कराया जाना चाहिए। रेलवे को सलाह दी जाती है कि वे ट्रेन के अलग होने की घटनाओं को रिकॉर्ड करने और आरडीएसओ को रिपोर्ट करने में उपरोक्त चेकलिस्ट का पालन करें। साथियों, इसी के साथ हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। आशा है मेरे C&W साथियों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।